नमस्कार दोस्तों, अकाउंटेंट एक्सपर्ट कोर्स की संडे फ्री क्लासेस में आपका स्वागत है। मैंने आपको पिछली क्लास में कैश इन हैंड के बारे में बात की थी और मैंने तब आपको बताया था कि पैटी कैश का जो पॉइंट है उसको हम डिस्कस करेंगे सेपरेटली, क्योंकि पैटी कैश अपने आप में एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, अगर आपको वो मैं मिक्स करके पढ़ाऊँगा तो आपको वो समझ में कम आएगा। जब मैं आपको आज पढ़ाऊँगा तो आपको पिछली वाली क्लास आपने पढ़ी है क्लास 3, तो आप उसमें बहुत कंफर्टेबल हो जाएंगे। तो उसके बारे में बात करते हैं। तो मैंने जैसे पैटी केस का यहाँ पे एक छोटा सा एग्जाम्पल लगाया हुआ है। आप देखें कि हेड ऑफिस हमारा हो गया। तो हेड ऑफिस ने क्या किया, एक गोडाउन हो गया, एक सेल्स ऑफिस हो गया, और आपका ये सेल्स ऑफिस के अलावा मैंने और एरो खींचा हुआ था, ये एरो हो गया अदर। अदर यानी कुछ भी प्लेस हो सकता है जहाँ पे कि हमारा कुछ भी कार्य हमने किया है। बिजनेस के पर्पज से कह रहा हूँ मैं, केवल ये पर्सनल पर्पज से कोई भी नहीं है। पेटी कैश एक प्योरली बिजनेस के पर्पज की ही बात हो रही है। पेटी कैश बिजनेस के अलावा किसी की बात नहीं कर रहा। तो पेटी कैश में बात कर रहे हैं कि होता क्या है। जब आपसे मैंने एक बात बताई थी लास्ट टाइम भी, जैसे आपने कोई गुड्स आया, गुड्स फैक्ट्री में आया और आपने उसको हैंड ओवर लिया और उसको गुड्स को आपने बिल लिया उसके पार्टी से। बिल मतलब इनवॉइस हो गया। आपने पार्टी से इनवॉइस लिया, आपने उससे डॉक्यूमेंट्स लिए ट्रांसपोर्ट के, और आपने उसको पेमेंट भी किया। तो अमाउंट पेमेंट करना पड़ता है, तो पेमेंट किया। तो ये तो बात हो गई कि एक जगह ही आपका अगर बिजनेस में सारा काम लेन देन चल रहा है। आप ये समझ सकते हैं कि पेटी कैश का मतलब है कि पेटी कैश के अंदर जो भी खर्चे जो आपके इन वाले जगह है, गोडाउन है, सेल्स ऑफिस है, अदर प्लेस है, इस पे जो भी खर्चा होगा वो खर्च का पैसा हेड ऑफिस में वो मांगने आएंगे। पर वो किस तरह से डील होगा और किस तरह से उसकी अकाउंटिंग होगी, इसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। उसके पीछे वजह यह है कि पेटी कैश कॉन्सेप्ट जो है वो ज़्यादातर जगह आपको कहीं पे देखने को मिलेगा नहीं। इस पेटी कैश भी बोलते हैं इसको, और इम्प्रेस्ड भी बोलते हैं। इम्प्रेस्ड, IMPREST, इम्प्रेस्ड भी बोलते हैं। गोडाउन में पैसा चाहिए खर्चे के लिए। आप कहोगे सर खर्चे को पैसा क्यों चाहिए गोडाउन में? खर्चे को पैसा इसलिए चाहिए, कोई भी माल वहाँ पे आया तो उसका भाड़ा देना है, वहाँ पर जो लेबर है उसको पेमेंट करना है, माल उतारने का और माल रखने का। इसके अलावा कोई भी वहाँ पे बिजली का मीटर लगा हुआ है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी वहाँ पे कंज्यूम जो होती है, थोड़ी बहुत भी होती है, उसका बिल पेड करना है। वहाँ पे जो स्टाफ है उसको चाय और नाश्ता वगैरह कभी कभी होता है, वो भी खर्च करना होता है, और छोटे मोटे खर्चे, उसके लिए पैसा वहाँ पे खर्च करने को हमको ज़रूरत पड़ती है। तो वो पैसा कहाँ से लाएंगे? वो जो गोडाउन वाला बंदा है वो हर ट्रांजैक्शन के लिए हेड ऑफिस का मुंह देके कि साहब सर 500 रुपये चाहिए, सर 1000 रुपये चाहिए, सर 200 रुपये चाहिए, सर 300 रुपये चाहिए, ऐसे बार बार वो भागेगा तो काम कैसे होगा? आप कहोगे सर कि ये गोडाउन तो पास में होगा, तो पास में आके ले सकता है। अगर मैं कहूँ इन हेड ऑफिस और गोडाउन के बीच में 3 किलोमीटर का डिस्टेंस है, यानी कि 3 किलोमीटर अगर दूर है आपका जो गोडाउन, वहाँ पर वो बंदा बार बार आपके लिए एक 500 रुपये 1000 रुपये के लिए दौड़ लगाएगा? नहीं लगाएगा दौड़ ना। उसको क्या चाहिए कि सर मैं बार बार दौड़ लगाऊं तो काम की दिक्कत होगी, पेट्रोल का खर्चा होगा, या फिर पैदल आएगा तो समय का खर्चा होगा। खर्चा मतलब टाइम इज मनी, आप जानते हैं इस बात को। तो खर्चे से मतलब स्टाफ भी एक बिजी हो गया आपका पैसा लाने के लिए, वो भी केवल 1000 रुपये 500 रुपये रिपीटेड। आप कहोगे सर यूपीआई से हो जाएगा। यूपीआई से मैंने पहले भी बताया था, यूपीआई बिजनेस में नहीं काम करता नॉर्मली। तो हम उसके अंदर बताया था पहले भी, आप क्लास का रेफरेंस क्लास 3 में ये बात कर सकते हैं, मैं पढ़ा चुका हूँ पहली क्लासेस में, आप उसमें देख सकते हैं। तो पेटी कैश में क्या है
कि ये जो बंदा है गोडाउन का होल्डर, यहाँ पे हमने क्या किया होगा, यहाँ पे हमारा छोटा सा स्टाफ बैठा होगा, यहाँ पे एक स्टाफ बैठा होगा हमारा। ये बंदा स्टाफ में एक आदमी हो सकता है, 2 या 3 या फिर जैसी नीड हो, एज पर नीड। यानी कि यहाँ पर 1 से लेके 10 बंदे 15 बंदे परमानेंट हो सकते हैं, और कुछ लेबर जो टेम्परेरी लेबर होती है, सुना होगा आपने कि वहाँ पर सब स्टाफ तो है उनके यहाँ 5 आदमी, पर जो लेबर है उनके यहाँ, वो लेबर क्या करते हैं, वो बाजार से लेबर हायर करते हैं, वो लेबर उनके आसपास ही मिल जाती है, वो लेबर होती है। तो आप कहोगे सर ये पेटी कैश को सर आप इतना डिटेल में क्यों ले जा रहे हो, आप बताओ सीधे कॉन्सेप्ट पे आओ। मैं कॉन्सेप्ट पे ही आपकी बात कर रहा हूँ, जब तक मैं आपको इसका बेसिक नहीं बताऊंगा ना, आपको पेटी कैश की वैल्यू क्या है और पेटी कैश की नीड है क्या अकाउंट में, आपको वो समझ में तब आएगी। तो पेटी कैश में क्या है, ये जो गोडाउन में बंदा बैठा हुआ है, एक बंदा बैठा है, 2-3 बंदे 2 बंदे बैठे हुए हैं, तो हर किसी को वहाँ पर काम अलग अलग सौंपा गया होगा, पर एक बंदे का काम होगा जो वहाँ का इंचार्ज होगा। इंचार्ज मीन्स वहाँ पे जो भी खर्चे होंगे उसकी जिम्मेदारी उसी की है, जो सारे खर्चे हो रहे हैं, देख रेख, कोई भी जिम्मेदारी उसी की है। जस्ट लाइक मैनेजर, वो एक छोटा सा मैनेजर है जो आपके गोडाउन को ऑपरेट कर रहा है। आप कहोगे इस तो सर उस बंदे का क्या रोल प्ले कर रहा है इसके अंदर, थोड़ा बताइए। तो इंटरेस्टिंग आपके लिए होते जाएगा, आप इसमें थोड़ा समझें क्या होता है। जो गोडाउन वाला बंदा बैठा हुआ है, जो उसको दिन भर में खर्चे करने पड़ते हैं बहुत सारे। आप कहोगे सर खर्चे कैसे होंगे, देखो मैंने एक बात कहा था, चाय नाश्ता हो गया, कहोगे सर वहाँ पे तो कोई विजिटर आ नहीं रहा, विजिटर नहीं आ रहा, स्टाफ तो स्टाफ को भूखा मारोगे, स्टाफ को भूखा तो मारोगे नहीं, स्टाफ भी चाय पिएगा, पानी पिएगा। आजकल तो RO वाटर का चल रहा है सिस्टम, तो पानी वहाँ का पी रहा है, तो उसकी बोतल भी पानी की आ रही है। तो एक खर्चा हो गया चाय पानी का। इसके अलावा खर्चा कौन सा हुआ, बिजली के बिल का खर्चा हुआ, रेंट एक्सपेंसेज हो गया, माना किराया मंथली वो पेड वहीं से कर रहा है, हेड ऑफिस में आप पैसे मांगने आ रहा है ना, और बिजली का बिल हो गया था आपका, जो हो गया। इसके अलावा और भी होते हैं, जैसे कि अनलोडिंग और लोडिंग। जब गुड्स आया तो गुड्स को उतारने के लिए जो लेबर चाहिए होती है, वह अनलोडिंग के लिए पैसे देती है, तो उस टाइम पे आपको पैसा देना होता है उनको कि वो अनलोडिंग कर दें। तो वो जब सारा वो माल उतार देगी तो अनलोडिंग के पैसे देगी आपसे। जैसे माल आएगा वैसे ही अगर कहीं माल जाना हो तो उस माल को लोड करने के लिए भी लेबर चाहिए, और लेबर उसका पैसा देगी, तो वो पैसा देगा उसको। तो कितने सारे काम हो गए, लेबर को पैसा देना है, और चाय पानी खर्चा भी है, और बिजली का बिल भी है, चाय नाश्ता भी है। इस तरह से बहुत सारे खर्चे हो जाते हैं वहाँ पे, जिनका कि नंबर ऑफ एक्सपेंसेस की वजह से दिन भर में बहुत सारा हिसाब बन जाता है। पर इसके लिए आप कहोगे कि बार बार वो हेड ऑफिस भागे कि पैसे दो हर ट्रांजेक्शन के लिए, वो पॉसिबल नहीं है। तो उसके लिए सिस्टम बनाया गया पेटी कैश के नाम से, इम्पैक्ट के नाम से। ये काम कैसे करता है, ये काम ऐसे करता है कि जो हेड ऑफिस वाला बंदा है, उसने जो गोडाउन में जो बंदा है उसको, उसने कहा मैं आपको 10,000 रुपये दे रहा हूँ, आपको मैं 10,000 रुपये दे रहा हूँ। मैंने 10,000 आपको दिए 1 तारीख को, 1/12/25 को मैंने आपको 10,000 रुपये दिए। तो 10,000 रुपये दिए, आप इसका खर्चा कीजिए, जब आपके पैसे ये वाले ख़त्म हो जाएं तब मुझसे पैसे आप और ले जाइएगा। यानी कि पैसा लो, खर्चा करो, जब खर्चा के लिए पैसा आपका और चाहिए, यानी कि आपकी जेब खाली हो गई, तब आप पैसा लेने के लिए दोबारा आ जाओ और फिर मुझसे पैसा ले जाओ, लेकिन हिसाब बना के दे देना। पिछला हिसाब जब होगा तभी अगला पैसा रिलीज होगा, अगर पहला हिसाब नहीं दोगे तो मैं पैसा नहीं दूंगा। यानी कि एक कंट्रोल लगा दिया वहाँ पे। क्या कंट्रोल लगाया, पिछला पैसा चाहिए तब अगला पैसा मिलेगा। तो इसका मतलब ये हुआ, जो गोडाउन पे बंदा बैठा हुआ है उस बंदे को इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि जो भी खर्चा कर रहा है, तो 1 तारीख को 10,000 रुपये दिए, 1 तारीख का था मंडे को
मैं आपको 10,000 रुपये दे रहा हूँ। ये हेड ऑफिस से कहा गया गोडाउन कीपर से। तो गोडाउन कीपर वाला बंदा जो था उसने ये पैसे दे दिए और इसको इंस्ट्रक्शन दी गई, नेक्स्ट डेट आएगी 8 तारीख, यानी कि 8/12/25 को आप मुझे हिसाब ला के दे दोगे जो भी खर्चा किया। यानी कि हमारी डेट फिक्स हो गई, यहाँ पे हिसाब चाहिए। अब हमको हिसाब जब चाहिए 8 तारीख को, तो हमको 1 से लेके वो जो खर्चा करेगा 6 तारीख तक, क्योंकि 7 तारीख का संडे पड़ रहा है, तो वो 1 से लेके 6 तारीख का जो भी खर्चा किया होगा वो लाके वो हिसाब उसको प्रस्तुत कर देगा, प्रेजेंट कर देगा वो हेड ऑफिस में। तो वो 8 तारीख को आया। 8 तारीख को कहा उसने, सर मेरे पास 10,000 रुपये थे, मैंने इसमें से सर 7,000 रुपये खर्च कर दिए, 7,000 रुपये खर्च कर दिए, तो मेरे पास बचा कितना बैलेंस? उसने कहा मेरे पास बैलेंस बचा हुआ है 3,000 रुपये, 3,000 का बैलेंस मेरे पास बचा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि उसने 1 तारीख से लेके 6 तारीख तक उसने 7,000 रुपये खर्च कर दिए, 3,000 रुपये बैलेंस बच गया। 8 तारीख को जब वो आया तो उसने हिसाब प्रस्तुत किया कि साहब 3,000 रुपये मेरे पास बचे हुए हैं और 7,000 रुपये खर्चा जो हुआ है टोटल, इस खर्चे का वो हिसाब लेके आपको दे रहा है नोट करके अलग से। वो कैसे नोट करके हिसाब अलग से देगा कि वो क्या करेगा, उस सबको अपने पास नोट कर लेगा कि किस मत में खर्चा हुआ, 1 2 3 4 5 6 7, जहाँ भी खर्चे हुए, माना 500 रुपये खर्चे हुए, माना 100 रुपये खर्चे हुए, कैसे भी खर्चे हुए, वो उस हिसाब से कर लेगा। तब इसके अंदर जब उसने ये सारे खर्चे का हिसाब लाके दे दिया आपको कि मैंने 500 रुपये खर्चे किए, 1,000 रुपये एक खर्च किए, 200 रुपये एक खर्च किए, 300 रुपये खर्च किए, इस तरह करके ये गया। तो इस तरह से उसने कुल मिला के 7,000 रुपये उसने खर्च कर दिए, 7,000 रुपये टोटल उसने पैसे खर्च कर दिए, 3,000 का बैलेंस उसने ला के दे दिया। अब कहोगे सर इसमें ये ऐसे सर नाम पड़े, ऐसे खर्चे कैसे मालूम पड़ेंगे? वो क्या करेगा, अपने पास एक बना देगा वो डायरी सी, चाय के पैसे दिए, भाड़े के पैसे दिए, इलेक्ट्रिसिटी के पैसे दिए, रेंट के पैसे दिए और टैक्स वगैरह कोई दिया, कोई भी खर्चा होगा उसका वो एक हिसाब नोट करके देगा। और क्या करेगा, वो क्या करेगा इसके अलावा उसको एक कॉपी में तो नोट करेगा, डायरी में, कॉपी में। इसके अलावा वो सारे एविडेंस, हमने पहले बात की, सब एविडेंस चाहिए। हमने क्या कहा था, सारे एविडेंस लाके दो, जो खर्चे हुए सबके एविडेंस लाके देगा। केवल अनलोडिंग का पैसे का जो, क्योंकि मजदूरों से आप कहाँ से क्या लोगे पर्ची उन लोगों से? आप कहोगे सर उससे हो सकता है हम कैश वाउचर बना के उससे हम साइन करवाएं, मजदूर पर इतनी फुर्सत नहीं होती भाई, ना वो दिमाग मारता। ये बात तो अंडरस्टैंडिंग वाली है। अगर हमारे पास कोई माल आया के नाम पे मुझे 1,000 रुपये खर्च करने, और माल अगर मेरे पास कम आया तो हमारे पास 500 खर्च होंगे, या फिर 100 रुपये खर्च होंगे, या फिर अनलोडिंग के पैसे खर्च ही नहीं होंगे, क्योंकि वो माल इतना कम था कि हमारे स्टाफ ने उतार दिया। क्योंकि लेबर कम लगती है जब हमारा माल ज़्यादा होता है, थोड़ा बहुत माल है तो हमारे स्टाफ जो इस काम को कर लेते हैं, क्योंकि उनको काम का एक वो दिया हुआ है जिम्मेदारी। तो देखते हैं वो, अगर उनको नीड है लेबर की, लेबर बनाएंगे, और नीड ही नहीं लेबर की तो वो खुद ही माल को उतार के अपने पास रख देंगे। छोटा मोटा माल होगा तब ऐसा होता है, बड़े माल में तो वो लेबर बुलाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 से लेके 7 तारीख, यानी कि संडे को मैं अगर नहीं काउंट करूँ तो 6 तारीख, 1 से लेके 6 तारीख तक का जो हिसाब है वो उसने लाके 8 तारीख को दिया कि 7,000 मैंने खर्च कर दिए, 3,000 रुपये का बैलेंस बचा। तो अब आप देखो कि जो एंट्री के खर्चे 1 से लेके 6 में खर्चे हुए, तो इसमें कोई खर्चा 1 को हुआ होगा, कोई खर्चा 2 को, कोई 3 को, कोई 4 को, कोई 5 को, कोई 6 को, है ना? या किसी दिन खर्चा कुछ नहीं हुआ, यानी कि माना 6 दिन थे 1 से लेकर 6 तक,
तो 3 दिन खर्चा ज़्यादा हुआ, 3 दिन खर्चा हुआ ही नहीं या बहुत कम हुआ, तो खर्चा तो हुआ। उसने क्या किया, सब कुछ डेट डाल डाल के नोट करता गया, पहला काम। दूसरा उसने क्या काम किया होगा, सारा वो हिसाब के एविडेंस लगा रखे होंगे। अभी बात की थी एविडेंस की, तो एविडेंस की मैंने बात की, वही एविडेंस भाड़े की पर्चियाँ, लेबर को पैसे दिए, उसके लेबर, मैंने कहा लेबर साइन मैन नहीं करती, ना लेबर की बात करती इस बारे में कि कैसे क्या है। लेबर जब ना तो साइन करने वाली पर्चे में किसी में, तो लेबर का तो नहीं होगा, लेकिन और का तो होगा, बिजली के बिल का होगा, ट्रांसपोर्ट के भाड़े का हो गया, और इसके बाद सैलरी, अगर छोटी मोटी सैलरी होती है स्टाफ की, वो भी वहाँ से पे कर रहा होगा तो, और वरना हेड ऑफिस से सैलरी ज़्यादा पे होती है। तो XYZ जो भी खर्चे होंगे वो सब ला के दे देगा। तो आप कहोगे सर ये सब चीज़ तो सर कॉमन होगी, इसमें खास बात क्या है? खास बात तो ये है कि वो जो आपको ला के दे रहा है, वो ये डेटा है ना, ये डेटा सब डेटा ऐसे मैंने भरा हुआ है, ऐसी डेटा आ रहा है। कहते हैं ना, एक थैला ला के दे दिया आपको, एक ला के दे दिया थैला, आपको एक थैला ला के दे दिया, इसमें 1000 रुपये भी पड़े हुए हैं, 1000 में 200 भी पड़े हैं, 300 भी पड़े हैं, भरे पड़े हैं, पर आपको उसमें से क्या करना है, इस थैले को खाली करना है, ओपन करके थैले को खाली करो और फिर उसको लेके छाटो, कौन सा खर्चा इलेक्ट्रिसिटी का है, कौन सा टी का है, चाय का है, कौन सा फेट का है, इस तरह सब खर्चे छाटने हैं। तो आप कहोगे सर खर्चे छाटने हैं, वो तो आपको नोट करके लाया होगा। वो इतना अगर वो होता एक्सपीरियंस तो क्यों रखना पड़ता गोडाउन पे कीपर में। यानी कि हमको गोडाउन पे बंदे को क्यों रखा गया है, इसीलिए कि वो बस हिसाब किताब नोट कर दे, बाकी तो काम कैशियर देखेगा और उसके बाद हेड अकाउंट देखेगा। तो हेड ऑफिस का लिंक क्या रहा, उसको पैसा देते जाना और उसका खर्चा ला के देते जाना। तो मैंने आपको इसमें लाइन लिखाई थी, इन केस ऑफ पेटी कैश द एंट्री शुड बी पास्ड ऑन द डेट ऑफ अमाउंट और एक्सपेंसेस शीट प्रोवाइडेड बाय पेटी कैश होल्डर टू हेड ऑफिस। तो इसमें मैंने एक बात को लिखवाई थी, पेटी कैश के केस में एंट्री कब पास होगी, जब वो हिसाब ला के देगा। उस हिसाब ला के दिया 8 तारीख को, तो 8 तारीख को ही खर्चे की एंट्री पास होगी आपके यहाँ हेड ऑफिस में। आप कहोगे सर फिर वो 1 तारीख को खर्चा हुआ, 2 को हुआ, 3 को हुआ, 4 को, 5, 6, तो वो डेट का कौन सा बिगड़ जाएगा। वहाँ पे मैंने एक बात आपको मेंशन कराई थी कि जिस दिन डेट को खर्चा होगा वो खर्चे की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उस दिन से पहले खर्चा आप बुक नहीं कर सकते, और उस दिन के बाद खर्चा कितना ही बुक करो कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि आप खर्चा 1 तारीख का खर्चा है, 1 को बुक कर लो, 2 को, 3 को, 4 को, 5 को, 6 को, कभी भी कर सकते हो, लेकिन 1 तारीख का खर्चा आप 30 नवंबर में मैं बुक करने बैठे तो गलती मानी जाएगी। क्योंकि एक मोटी सी भाषा समझो, जब वो मुझसे पैसे 10,000 रुपये ले ही नहीं गया तो खर्चा उसने कर कहाँ से दिया, जेब से तो खर्चा करेगा नहीं, वो कहेगा पैसे है ही नहीं, मैं दूँ कहाँ से पैसे, समझे। वही बात कहते हैं कैश इन हैंड में, शायद आपको मैंने लास्ट में क्लास में शायद बताने से रह गया चीज़ ये वाली, कि कैश इन हैंड में भी एक रूल होता है, साल के एंड में भी ये चेक किया जाता है क्या किसी डेट को इनका कैश इन हैंड नेगेटिव आया बैलेंस में। अब कहोगे सर कैश इन हैंड नेगेटिव का मतलब क्या होता है। कैश इन हैंड नेगेटिव का मतलब होता है कि जब आपने खर्चा करते जा रहे हो, लगातार खर्चा करना तो है, क्योंकि खर्चा है बिजनेस के पर्पज से, व्यापार के पर्पज से खर्चा है भैया, पर्सनल खर्चे को मत जोड़ना, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, करते हो तो आपके लिए दिक्कत है। अपना पर्सनल खर्चा नहीं जोड़ना, केवल बिजनेस का खर्चा जोड़ना है। तो बिजनेस का खर्चा आप कहोगे सर मालिक ने पैसा लिया, अपने मालिक ने विड्रॉल किया, आपने कहा कि अगर सर मालिक ने विड्रॉल किया कोई बात नहीं है, मालिक का विड्रॉल तो विड्रॉल में डाल देंगे खर्चे को, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अल्टीमेट बात वही है कि खर्चा जो होगा उसका हमें हिसाब किताब नोट करना है। हम रेगुलरली खर्चे का हिसाब किताब नोट करते रहेंगे और उसको सही डेट पे बुक करते जाएंगे। तो अब यहाँ पे बंदा बैठा हुआ है, जो बंदा गोडाउन में बंदा बैठा हुआ है, वो बंदे को समस्या रहती है भाई, वो बंदे को 6 तारीख से अब तक कोई खबर नहीं आएगी।
8 तारीख को खबर आई, 8 तारीख को आपके पास जैसे सारे खर्चे आएंगे, आप इस खर्चे को फटाफट से अपने पास देंगे। आगे जो कैशियर है वो हैंड ओवर लेता है। मैंने कहा ना उसमें लिखा था सीट प्रोवाइडेड। अगर इसने 8 तारीख को एक सीट प्रोवाइड की, एक सीट बना के दी, सीट ऑफ एक्सपेंसेस, खर्चे की सीट बना के दी, उसमें उसने डेट डाल दी 1 तारीख को, 2, 3, 4, 5, 6। एक को खर्चा हुआ आपका, एक को खर्चा हुआ 1000 रुपये का, 2 को खर्चा हुआ हमारा 500 रुपये का, 3 को खर्चा हमारा हुआ 200 रुपये का, 4 को खर्चा हमारा हुआ 300 रुपये का, 5 को खर्चा हमारा हुआ 1500 का। सीट ऑफ एक्सपेंसेस लाके देगा जिसमें लिखा होगा इस तरह से कि 1 तारीख को खर्चा हुआ 1000 रुपये का, 2 को खर्चा हुआ 500 रुपये का, 3 को खर्चा 200 रुपये का, 4 को खर्चा 300 का, 5 को खर्चा 1500 रुपये का, 6 तारीख को खर्चा 3500 का। कुल मिला के इसका टोटल हो जाएगा 7000 रुपये। देखो 5000 रुपये, 5 और ये 500 5.5 6 एक 7000 रुपये, तो 7 का खर्चा। आपको उसमें कहोगे सर आपने ऐसा डिटेल तो खोली नहीं है। बहुत अच्छी बात है, आपने सही सोचा कि डिटेल नहीं खोली है। 1 तारीख का भी तो डिटेल मान लिखी होगी ना। 1 तारीख को खर्चा लिखा होगा, 1 तारीख को कि साहब टी के पैसे दिए, टी फ्रेट के पैसे दिए और अनलोडिंग के पैसे दिए, है ना। ऐसे करके वो यहाँ भी मतलब कहने का ये है, ये सब डिटेल बना के देगा बंदा अपने पास। आपको ये सीट है ना, वो सीट का मतलब केवल एक गेंदी, केवल बस अमाउंट दे दिया, अमाउंट के संग में वो डिटेल देगा आपको, अमाउंट के संग में आपको वो डिटेल देगा खर्चे की, और उसके सपोर्टिंग सारी सपोर्टिंग, जहाँ पर सपोर्टिंग रेलेवेंट नहीं हो पाती वहाँ पर नहीं मिल पाएगी। मैंने पहले भी कहा था आपसे, जहाँ पर सपोर्टिंग नहीं मिल पाती, जैसे कि मैंने कहा था मजदूर जो आपसे अनलोडिंग के पैसे लेंगे उसकी सपोर्टिंग नहीं मिल पाती, तो वहाँ पर आपको सपोर्टिंग की नहीं मिल पाएगा एविडेंस। बाकी सब जगह एविडेंस आपके पास होंगे। अच्छा, तो आपको 1 से लेके 6 तक का हिसाब ये वाला है। अब जो है हेड ऑफिस से खर्चा आया, हेड ऑफिस खर्चा आया, तो हेड ऑफिस में अकाउंटिंग करते हैं पहले तो, कि हमें अकाउंटिंग किस तरह से होगी। अभी 1 से लेकर 8 तक की अकाउंटिंग कर ले। देखो हमारी 1 तारीख को एंट्री हमने पास की 1/12/25 को। हमारे पास से पैसा क्या गया, तो हमारे पास कैश इन हैंड जब गया तो हमारा रूल क्या था, रियल अकाउंट का रूल क्या था। रियल अकाउंट का रूल था कि जो जाएगा वॉट गोज आउट इज क्रेडिट, तो कैश इन हैंड तो क्रेडिट हो गया, और वॉट्स कम इन वो डेबिट है। तो इसके अंदर पैसा आया गया है, तो इसमें पैसा आया भी गया भी है। पेटी कैश भी रियल अकाउंट है, पेटी कैश रियल अकाउंट है। बस ये है, ये कैश इन हैंड का सब हेड है, कैश इन हैंड का सब हेड है, क्योंकि हमारा पैसा खर्च नहीं हुआ है। आपका करंट अकाउंट है, आपने करंट अकाउंट से पैसा निकाला 10,000 रुपये और कैश पैसे लेके आए व्यापार में खर्चे के लिए, तो वो 10,000 रुपये अगर आपके पास आप 1 तारीख को लेके आए हो, तो वो 2 तारीख को खर्च नहीं हो पाए, तो आपके पास कैश में पैसा जो आया वो खर्चा नहीं हुआ, तो पैसा कहाँ पर आएगा, कैश इन हैंड में। तो बैंक अकाउंट भी आपका वो है क्या नाम है, रियल अकाउंट, और कैश अकाउंट भी रियल अकाउंट, दोनों रियल अकाउंट है। तो एंट्री क्या पास करोगे उस समय, बैंक से विड्रॉल की एंट्री पास हमने क्या बताई थी आपको। अगर हमने पैसा निकाला तो हम क्या एंट्री पास करेंगे, कैश इन हैंड डेबिट टू बैंक अकाउंट। हमने अगर पैसा निकाला है करंट अकाउंट से तो वो रियल अकाउंट था, यहाँ भी सेम एंट्री पास करेंगे, क्योंकि इम्प्रेस्ड भी सब हेड है। इम्प्रेस्ड अकाउंट जो है ये सब हेड है, किसका सब हेड है, ये कैश इन हैंड का। तो यहाँ पे डेबिट होगा वो, क्योंकि वॉट गोज आउट क्या क्या गया है, ऐसे बाहर पैसे ही गया है, पर वो किसको गया है, इम्प्रेस्ड अकाउंट को गया है, खर्चा नहीं है वो।
इम्पैक्ट अकाउंट इज नॉट एक्सपेंसिव। इम्पैक्ट अकाउंट पेटी कैश खर्चा नहीं है, ये पेटी कैश केवल एक नाम दे दिया गया है, जिससे कि कैश को हम एक हेड में कैश एंड हो गया, सब हेड हो गया पेटी कैश। तो एक बार हमने एंट्री पास कर लेंगे, हमने एंट्री पास की 1 तारीख को पेटी कैश, तो पेटी कैश गो डाउन डेबिट कितना 10,000 रुपये, और 2 किसे क्रेडिट करेंगे कैश इन हैंड को 10,000 रुपये। इसकी नरेशन रहेगी बीइंग कैश, मैंने लाइन लिख दी है, आप यहाँ पर नरेशन लिख सकते हो कि कैश अमाउंट पेड टू पेटी कैश होल्डर गो डाउन के लिए। अब इसके बाद क्या रहेगा सीन, पहली एंट्री पास हमारी कर ली हमने 1 तारीख को, अब हम पे हिसाब कब आया, हिसाब हम पे आया अब 8 को, हम पे हिसाब आया 8 को, हिसाब आया 6 तारीख तक का हिसाब आया। एंट्री पास करेंगे 1 को, 2 को, 3 को, 4 को, 5 को, 6 को, कौन सी एंट्री पास करेंगे 8 तारीख को। ये 8 तारीख को भैया अच्छे से दिमाग में बैठा लो, हम 8 तारीख को ही एंट्री जो है पास करेंगे इसकी, क्योंकि जब हम पे हिसाब आया तभी एंट्री पास होगी। तो 8 तारीख को हमने एंट्री पास करनी है, तो 8 तारीख को मैंने क्या किया, 8, 12, 25 को मैंने एंट्री क्या पास करेंगे। देखो एक बात समझो कि पेटी कैश होल्डर जो है वो 10,000 से डेबिट है, तो जो भी खर्चे हुए पेटी कैश होल्डर को, तो वो हमको उसके पैसे का हिसाब किताब देना है, जिससे कि वो उसके ऊपर जो पैसे खड़े हुए हैं पैसे कम हो गए ना, क्योंकि बैलेंस कितना है, बैलेंस है 3,000 रुपये, बैलेंस है 3,000 रुपये। अगर 3,000 बैलेंस है तो किस तरह से 3,000 आएगा उसके नाम में बैलेंस, तो जाहिर सी बात है हम उसके पैसे जमा कर देंगे और खर्चों को उसके नाम से कर देंगे डेबिट। ये बात क्लियर हुई, ये बात क्लियर हुई कैसे, यानी कि समझो अच्छे से, जो खर्चे के पैसे हुए आपके, जो भी खर्चा हुआ, चाय पानी के खर्चे, जितने भी खर्चे बताए थे मैंने, वो नंबर ऑफ एक्सपेंसेस होंगे, रसीद भी होगी, उसकी लिस्ट भी होगी, हमने छाट लिए। हमारा पहला काम क्या होगा, खर्चे की लिस्ट आई, उसमें से खर्चा छाट लिया कि बिजली के बिल के पैसे कितने दिए 6 दिन के अंदर, बिजली के पैसे कितने दिए, भाड़े के पैसे कितने दिए, चाय वगैरह के पैसे कितने दिए, अनलोडिंग के पैसे कितने दिए, लोडिंग के पैसे कितने दिए, कोई भी अदर एक्सपेंसेस सबके हमने छाट लिए। क्योंकि आप कहोगे सर 1 तारीख को पैसे दिए 50 रुपये पे 100 रुपये दिए, बार एंट्री पास तो करोगे नहीं। हम एंट्री पास करने बैठे 8 तारीख को, तो 8 को साहब है, 8 को एंट्री पास करने बैठे, तो हमने क्या किया, इन लोगों को हमने कहा कि सारे खर्चे को छाट लो, खर्चा छट गया कि 7,000 रुपये का ब्रेकअप, 7,000 रुपये टू पेटी कैश गो डाउन 7,000 रुपये। यहाँ पे हम नीचे लिख देंगे नरेशन में डिटेल कि पेटी कैश का हिसाब हमारे पास 8 तारीख को आया, जिसमें कि हमने 1 तारीख से लेके 6 तारीख तक का जो पैसा था वो उसको हमने खर्चे में बुक किया है। इसका कॉन्सेप्ट ये कह रहा है हमसे कि आप जब पेटी कैश का पैसा जब जाएगा हमारे पास से, जब पेटी कैश के पैसे जाते हैं तो हम क्या करते हैं, पेटी कैश में हम पेटी कैश होल्डर को डेबिट कर देते हैं। पेटी कैश गोडाउन को हमने डेबिट 10,000 से कर दिया, कैश में 10,000 रुपये से क्रेडिट हो गया, पैसा गया, खर्चा नहीं हुआ है, ये खर्चा नहीं है, जब खर्चा होगा तब बताएंगे। तो खर्चा यहाँ पे हो गया, खर्चे के हिसाब लगा दिया उसने 8 तारीख को। तो 8 तारीख को हमने क्या किया, जो खर्चे का उसने कंफर्म किया, उसने हमको कंफर्म किया 8 तारीख को कि पेटी कैश में साहब 10,000 वो 7,000 रुपये खर्च हो गए, है ना। और उसने उसकी हमें डिटेल दे दी, टी एंड फूडिंग, अनलोडिंग चार्ज, लोडिंग चार्ज, फ्रेट चार्ज, इस तरह से हमने अपने पास खर्चा तो बुक हो गया। और उसी के साथ हमने पेटी कैश वाले होल्डर के नाम पे जो पैसे हम 10,000 दिए थे, उसमें से हमने जो खर्च पैसा हो गया 7,000 रुपये से उसको क्रेडिट कर दिया।
अल्टीमेट हमारे पास अगर देखे जाए पेटी कैश होल्डर के नाम पे 10,000 में से 7,000 रुपये हमने डेबिट किए, 7,000 क्रेडिट कर दिए, तो उसके पास कितने डेबिट बचे? डेबिट बैलेंस 3,000 रुपये, जो यहाँ लिखा हुआ है। ये बैलेंस है 3,000 रुपये, ये है डेबिट बैलेंस। ये डेबिट बैलेंस है। इसका मतलब क्या हुआ कि डेबिट बैलेंस जो आपका होता है वो हमारा इसमें नोट हो रहा है इस तरह से। आप कहोगे सर तो ये हुआ तो पेटी केस में फिर अगले हफ्ते फिर दोबारा रिपीट होगा? बिल्कुल, ये चेन चलती रहेगी। तो आप कहोगे सर पैसे फिर ले जाएगा, ये मैंडेटरी है। उसके पास बैलेंस में 3,000 बचे हैं तो उसको पैसे की नीड होगी, और उसको एस्टिमेशन तो इतना होगा कि जब 3,000 रुपये बचे हैं 6 दिन के बाद, तो 15,000 रुपये चाहिए, 10,000 चाहिए या 20,000 चाहिए, जो भी रहेगा वो पैसे मांग के ले जाएगा। अच्छा, आप कहोगे इसमें सर वो 10,000 की लिमिट वाला वो क्रॉस अप्लाई होगा, रूल होगा अप्लाई? नहीं होगा, खर्चा नहीं है ना। मैंने अभी क्या समझाया आपको, पेटी कैश और कैश इन हैंड दोनों एक दूसरे के साथ ही हैं, अलग नहीं है, रियल अकाउंट में ही है पेटी कैश भी। तो क्या हुआ, पेटी कैश जो है वो आपका खर्चा नहीं है, तो इसलिए वहाँ पे लिमिट ही नहीं है। चाहे वो कैश इन हैंड से 50,000 थे, 1,00,000 रुपये थे, कुछ भी करें, पर कहाँ पर इसमें लगेगी लगाम? जब वो खर्चा करेगा, यानी कि उसने जो खर्चे किए ये वाले, कोई भी खर्चा उसका अगर 10,000 से ऊपर हो गया, वहाँ पर उसको समस्या आ सकती है, क्योंकि जो उसका हेड ऑफिस से पहले से होगा कि भैया ध्यान रखना, खूब खर्चे करो, हिसाब ला के देते रहो, लेकिन किसी भी दिन में आपको 10,000 से ऊपर पेमेंट नहीं करना। पेमेंट 10,000 से ऊपर किया तो वो इनकम टैक्स में अलाउड नहीं है, और वो पैसे का खर्चा आपको जैसे भरना पड़ेगा। कहना पड़ता है स्टाफ से, कोई करता नहीं है ऐसा, पर कहना पड़ता है स्टाफ से, जिससे स्टाफ थोड़ी सी बात को फॉलो करे। तो मैंने आपको समझाया इसके अंदर पेटी कैश का कॉन्सेप्ट, कि पेटी कैश के अंदर हेड ऑफिस से गोडाउन का खर्चा जो है हम वो उसको पे कर रहे हैं 10,000 रुपये 1 तारीख को, तो उसने हमको हिसाब ला के 8 तारीख को दिया, और उसके जो खर्चे का ब्रेकअप है वो हमने यहाँ पर एंट्री पास करते समय दे दिया 8 तारीख को, कि हमारे पास ये खर्चे के इन खर्चों में पैसा वाला गया है, और 7,000 रुपये से हमने पार्टी को क्रेडिट कर दिया। आप कहोगे सर फिर वो पैसा फिर से मांग के ले जाएगा, उसकी एंट्री फिर से पास होगी? बिल्कुल। 8 तारीख को अगर उसने हमसे 50,000 रुपये लिए कि सर 50,000 चाहिए, क्यों चाहिए 50,000 रुपये? कि सर अब की बार ज़्यादा नीड पड़ेगी पैसे की, बाहर से 3-4 ट्रक माल आना है, तो उनका भाड़ा वगैरह पे करना पड़ेगा, लेबर का अनलोडिंग चार्जेज वगैरह होगा, तो 50,000 दे दीजिए। तो 50 की एंट्री एक और पास कर दो। क्या पेटी कैश को डेबिट कर दो 50 से, कैश इन हैंड को 50,000 से क्रेडिट कर दो। अब क्या होगा इसके अंदर, जो 50,000 से हम उसको डेबिट करेंगे, पहले के 3,000 से डेबिट है, 50,000 जो नया वाला 53,000 रुपये उसके नाम में कितने जाएंगे? 53,000 उसके नाम में डेबिट हो जाएंगे। अगले हफ्ते हिसाब ला के देगा, फिर वो 15 तारीख को सोमवार का दिन पड़ेगा, क्योंकि मंडे की हमारी डील है उसकी, हर मंडे को आप हमें हिसाब ला के देंगे, तब वो जो 53,000 रुपये यानी 53,000 उसके नाम में डेबिट हो रहे हैं, वो हमको उसका हिसाब देगा कि 53,000 में से उसने कितने खर्च कर दिए। उस समय उसने कहा माना आके कि सर मेरे पास से 48,000 खर्च हो गए, तो 53,000 में से 48 माइनस कर दो, कितना बचा? 5,000। उसके पास 5,000 बैलेंस बचेगा। अच्छा, उसमें भी हमको देखना पड़ेगा कि जो 48,000 खर्च की कोई भी खर्चा 10,000 से ऊपर तो नहीं है, पहली चीज़, और उन खर्चों की सबकी सपोर्टिंग अटैच है, उसके हिसाब से हम अकाउंटिंग करेंगे। पैटर्न यही रहेगा, पेमेंट इशू करने का और खर्चा बुक करने का पैटर्न सेम रहेगा। पैटर्न में कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए मेरे हिसाब से। आपको मैंने पैटर्न बहुत अच्छे से बता दिया है, क्योंकि पेटी कैश के बारे में लोग बात नहीं करते। बात करेंगे कब? जब उनको मालूम होगा। मालूम कब होगा? जब उन्होंने काम किया होगा इस इंडस्ट्री में। ज़्यादातर लोग जानते ही नहीं पेटी कैश होता क्या है, क्योंकि उनका वही है कि सच कहूँ तो सॉफ्टवेयर के गुलाम ज़्यादा बन रहे हैं लोग बात, कि सॉफ्टवेयर में बस लिया कि सॉफ्टवेयर सब कर लेगा। मैंने कुछ लोगों ने से तो मुझसे मैंने कई लोगों के जैसे जॉब के इंटरव्यू वगैरह लेता हूँ,
मैं पूछता हूँ अकाउंटिंग आती है कि नहीं, सर सॉफ्टवेयर चलाना आता है अकाउंटिंग का। सॉफ्टवेयर वो बार बार क्या कहता है, सर मुझे अकाउंटिंग का सॉफ्टवेयर चलाना आता है। मैं कहता हूँ अकाउंटिंग आती है, सर अकाउंटिंग का सॉफ्टवेयर चलाना आता है। वो कभी मुझे ये नहीं कह अकाउंटिंग आती, क्योंकि अकाउंटिंग और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर दो अलग चीज़ें। अकाउंटिंग बात करता है कॉन्सेप्ट की, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर करता है बस एक डेटा पंचिंग का माध्यम। तो कंप्यूटर ऑपरेटर जो बड़े हैं ना, वो इसीलिए बोला जाता है कि भाई वो कंप्यूटर ऑपरेटर अकाउंटेंट नहीं है। हमारे यहाँ जो लाइन का स्लोगन है क्या है, बी एन अकाउंटेंट नॉट जस्ट ए ऑपरेटर। क्यों है, क्योंकि ज़्यादातर लोग कंप्यूटर ऑपरेटर बन के फंस जाते हैं। मैंने ज़्यादातर लड़कों के इंटरव्यू लिए तो वो क्या कहते हैं, मुझे सर डेटा फीडिंग करना आती है सॉफ्टवेयर के अंदर, तो सर मुझे अकाउंटिंग पूरी करना आती है। मैंने उससे पूछता हूँ सॉफ्टवेयर चलाना आता है कि अकाउंटिंग आती है, वो कहता है सर बात एक ही है। वो क्या कहता है कि सर अगर मैंने सॉफ्टवेयर में डेटा फीडिंग करना आता है तो मुझे अकाउंटिंग आती है। जहाँ उससे एक दो सवाल पूछे अकाउंटिंग के, सिंपल वाले पूछ लो, वो वहीं पे कहता है क्या कि सर इसमें वो कैसे भाषा बोलते हैं इसको, इस कमांड से इसको सर ये इसमें परचेज की एंट्री पास कर देंगे, इस कमांड से सेल्स की एंट्री पास कर देंगे। वो ये नहीं कहेगा उसके अंदर की एंट्री पास क्या होगी, वो बस वो कमांड याद रखे दिमाग में कि कौन सी कमांड, क्योंकि कंप्यूटर ऑपरेटर है ना, वो अकाउंटेंट नहीं है। ये दिक्कत है, इसलिए आपको ये पढ़ाया जा रहा है कि आप कंप्यूटर ऑपरेटर अगर आप हैं इस समय, कुछ शर्म की बात नहीं। कंप्यूटर ऑपरेटर अपने आप में काफ़ी अच्छा काम करते हैं, लेकिन अगर अकाउंटेंट बनना है तो कंप्यूटर ऑपरेटर से ऊंचा सोचना पड़ेगा। ऊंचा सोचने के लिए आप जो पढ़ रहे हो, ये संडे जो फ्री क्लासेस लगाई जा रही है इसीलिए, वो आपको इसलिए बता रहा हूँ जिससे कि आप लोग अकाउंटेंट बनो, ना कि कंप्यूटर ऑपरेटर बन के रहो। लाइफ टाइम कंप्यूटर ऑपरेटर बन के रहना है, खूब करो, खूब फीडिंग बैठ के, अमाउंट नहीं मिलता, सैलरी नहीं मिलती। हर कोई कहता है भैया मुझे सीनियर अकाउंटेंट चाहिए, मुझे हेड अकाउंटेंट चाहिए, एक्सपीरियंस अकाउंटेंट चाहिए। कोई भी अपने यही कहीं भी वैकेंसी में लिखा नहीं होगा कि कंप्यूटर ऑपरेटर चाहिए, क्योंकि किसी को कंप्यूटर ऑपरेटर नहीं चाहिए, सबको अकाउंटेंट चाहिए। तो आपको अकाउंटेंट बनना है तो इस बात का ध्यान रखो कि अकाउंटेंट बनने के लिए हमको अकल लगाएं इस बात की कि हमको सॉफ्टवेयर फीडिंग, ठीक है आती, अच्छी बात है, आप अच्छे हो किसी सॉफ्टवेयर फीडिंग करने में, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कॉन्सेप्ट नहीं होगा पता आपको तो एंट्री कैसे फिट कर लोगे। इतनी सी बात अगर दिमाग में रखोगे ना, आप उसको जीत जाओगे। प्रैक्टिकल लाइफ में ज़्यादातर नहीं जानते कि पेटी केस किस तरह से काम करता है, और पेटी केस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए, इतना महत्वपूर्ण है ये कि अगर नहीं समझोगे तो कल को आपसे कहीं भी इंटरव्यू में पूछा गया कि भाई पेटी केस है हमारे पास, आपसे पूछा गया किसी इंटरव्यू में हमारे पास पेटी केस है, इस पेटी केस की अकाउंटिंग कर दोगे? आप कह दोगे सर पेटी केस ये क्या होता है, क्योंकि आप जानते नहीं हो। इम्प्रेस्ड का नाम सुन के आप कहोगे सर इम्प्रेस्ड क्या होता है, जब नहीं पता होगा तो क्या होगा, इंटरव्यू में ही फेल हो गया बंदा। अकाउंटिंग पूरी आती है उसे, पर पेटी केस नहीं पता, क्या हुआ, 100 मार्क्स ला के भी बंदा फेल हो गया इंटरव्यू में। क्यों? एक छोटा सा कॉन्सेप्ट अगर उसे मालूम होता, वो कहता सर मैं तो पेटी केस कर लूँगा, अगर मालूम होता तो भाई आपको समझा रहे हैं कि पेटी केस की इतनी ज़्यादा काम आता है। और रियल लाइफ में आप देखोगे अगर बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज के अंदर पेटी केस का मैनेजमेंट होता है। चलो, तो अगर आपका कोई डाउट है पेटी केस में आपका कोई डाउट है तो मुझे आप बता दीजिएगा कमेंट करके अपने। तो आज की क्लास यहीं पे ख़त्म होती है। आपके जो भी डाउट्स हो मुझसे आप पूछ सकते हैं नेक्स्ट क्लास में।